लैंडलेस लेबरर्स में तब्दील हो गए थे। किसान अक्सर इस शोषण का विरोध करते थे और कई बार इन हालातों से परेशान होकर किसान क्राइम का रास्ता भी चुन लेते थे, क्योंकि भूखे मरने से तो वही रास्ता अच्छा नजर आता था। इसलिए कुछ किसान रॉबरी, डेकॉइटी और सोशल बैंडिट्री जैसी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते दिखते हैं। और एक दूसरा रास्ता था साथ मिलकर विद्रोह करना, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेजेंट मूवमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 19th सेंचुरी के दौरान हुए मूवमेंट्स और 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स। शुरुआत करते हैं 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी पेजेंट मूवमेंट्स। सबसे पहले हम इस दौरान हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद 19th सेंचुरी के पेजेंट रिवोल्ट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी समझेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं 1859 में हुए इंडिगो रिवोल्ट की। इंडिगो रिवोल्ट 1859-60। इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह 1859-60 के बीच बंगाल में हुआ था। यहां किसानों ने यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ विद्रोह किया था, जो उन्हें इंडिगो यानी कि नील की खेती करने के लिए फोर्स करते थे। बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन 1780s के अराउंड शुरू हो गया था। उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप में इंडिगो की डिमांड काफी हाई रहती थी, क्योंकि इस ब्लू डाई का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता था। इसी का फायदा उठाने के लिए यूरोपियन प्लांटर्स इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे। कल्टीवेशन के दो मेथड्स हुआ करते थे, पहला निज और दूसरा रियोत। निज सिस्टम में प्लांटर्स अपनी जमीन पर ही इंडिगो कल्टीवेट करते थे और रियोत सिस्टम में प्लांटर्स बंगाल के किसानों की जमीन पर इंडिगो की खेती करते थे। इसके लिए ये किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और उन्हें एडवांस लोन ऑफर करते थे। ये पूरा सिस्टम बहुत ही ऑप्रेसिव हुआ करता था। किसान को उसकी सबसे अच्छी जमीन पर इंडिगो ग्रो करनी पड़ती थी। इसके अलावा प्लांटर्स इनके प्रोड्यूस का बहुत ही कम रेट ऑफर करते थे, जिस वजह से किसान ना तो कभी इनका लोन रिपे कर पाते थे और ना ही इस सिस्टम से खुद को बाहर कर पाते थे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज और रूल्स भी प्लांटर्स को ही फेवर करते थे। इस शोषण से परेशान होकर 1859 में बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट के पेजेंट्स इंडिगो कल्टीवेट करने से मना करते थे। इन्हें लीड कर रहे थे दो भाई, दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। और जब प्लांटर्स इन्हें फोर्स करने के लिए अपने लाठियाल्स भेजते तो ये उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देते थे। बंगाल की एजुकेटेड क्लास भी इस आंदोलन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यूज़पेपर कैंपेन्स, मास मीटिंग्स और पेजेंट्स के ग्रीवेंसेस पर मेमोरेंडा तैयार करके इनके कॉज को सपोर्ट किया जाता है। दीन बंधु मित्र अपने प्ले नील दर्पण के जरिए किसानों की मिजरेबल कंडीशन को हाईलाइट करते हैं और ये रिवोल्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है। आंदोलन को तीव्र होता देख ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है, जिसमें कहा जाता है कि रियोत अपनी जमीन पर अपनी पसंद की क्रॉप ग्रो करने के लिए फ्री है और पुलिस का काम है कि उनके इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर प्लांटर्स को लगता है कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो वो सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा 1860 में इंडिगो कमीशन भी अपॉइंट की जाती है और इसकी रिकमेंडेशंस को 1860 के एक्ट 6 में शामिल किया जाता है। इसके बाद इंडिगो प्लांटर्स धीरे धीरे बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर जाते हैं। इंडिगो रिवोल्ट के बाद अब बात करते हैं बंगाल में ही हुए एक और आंदोलन की, पाबना एग्रेरियन लीग्स। 1870s और 1880s के दौरान ईस्टर्न बंगाल के एक बड़े हिस्से में एग्रेरियन अनरेस्ट देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण जमींदार्स की ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थी। जमींदार्स अक्सर लीगल लिमिट